Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. So, my lovely students, today we are going to start a new chapter from our first flight book, that is chapter 4 from the diary of Anne Frank. बच्चों, ये जो चैप्टर है, जैसा कि इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, सेम इसका मीनिंग भी है। इस टाइटल को बिल्कुल जस्टिफाई करके रखा गया है। ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं, ये एनी फ्रैंक की स्टोरी है, इसीलिए इसकी राइटर भी एनी फ्रैंक है। तो एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी, उस डायरी का एक किस्सा जो है वो इस चैप्टर में बताया गया है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक की डायरी में से एक किस्सा आपको इस चैप्टर में सुनाया गया है। तो क्योंकि एनी फ्रैंक की डायरी है तो एनी फ्रैंक ने ही लिखी होगी, इसलिए इस चैप्टर की जो राइटर है वो कौन है, वो भी एनी फ्रैंक ही है। ठीक है, तो स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945। तो इनका पूरा नाम था एनेलिस मैरी, इनको कहा जाता था एनी फ्रैंक। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी डेथ फरवरी मार्च 1945 में हुई थी। ये कौन थी? शी वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। वर्ल्ड वॉर टू हुआ था बच्चों। तो उस समय पे जो ज्यूज थे, ज्यूज एक तरीके के, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, अलग अलग तरीके के रिलीजन होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो एने फ्रैंक थी, ये एक ज्यूज थी। ठीक है, तो उस समय पे जर्मनी में जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो ज्यूइश पीपल को ढूंढ ढूंढ करके उनको मारा जा रहा था, मतलब उनकी हत्या की जा रही थी। तो उस समय पे ये अपने फोर फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ एम्स्टरडैम में एक बिल्डिंग में जाकर के छिप गई थी। ठीक है, नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशंस ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू। तो ये उस समय पे ऐसे अपनी फैमिली के साथ छिपी हुई थी अपनी जान बचाने के लिए। तो उस समय पे इन्होंने एक डायरी लिखी थी। ठीक है, वहां पे छुपे छुपे ही इन्होंने, छुपे हुए मतलब ऐसा नहीं था कि छुपके मतलब कुछ है ही नहीं, छुपना मतलब इस तरीके से कि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं। तो इस तरीके से एम्स्टरडैम में ये अपनी फोर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ छिपी हुई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when Nazi occupation extended into the Netherlands। तो बता रहे हैं इनकी फैमिली जो थी एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई थी, कब? जब नाजीज ने जर्मनी पे रूल करना शुरू किया था। बट ये लोग तब पकड़े जाते, तब पकड़े गए जब नाजीज का जो ऑक्यूपेशन, मतलब नाजीज का जो साम्राज्य था, एक तरीके से कह सकते हो, उसमें नीदरलैंड्स भी मिल गया था, यानी कि उनका जो रूल था वो नीदरलैंड तक पहुंच गया था। तब इन लोगों को पकड़े जाने का डर था और तब इनको छिपने की जरूरत पड़ी। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building। इसको याद रखिएगा बच्चों कि कहाँ पे छिपे हुए थे? फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में छिपे हुए थे। कब की बात है? जुलाई 1942 की बात है। तो ये बता रहे हैं कि अब उस समय पे जूइश पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी और जूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट ये वर्ल्ड वॉर में जूइश पीपल को ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा था। तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो हिडन रूम्स थे बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग में जो हिडन रूम्स थे, उसमें ऑफिस बिल्डिंग किसकी थी? उनके फादर ऑटो फ्रैंक की थी। ये उनके फादर का नेम है। ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन ना खुफिया कमरे होते हैं ना, हो खुफिया कमरे थे, उसमें 1942 में ये लोग छिपे हुए थे। आगे बढ़ते हैं।
After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गोट फ्रैंक। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 साल लगभग ये लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में छिपे रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल या स्थिति थोड़ी सी ठीक बेटर हो रही थी, वैसे ही इनको कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम पे भेज दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे एनी को टाइफस नाम का प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एक तरीके का बुखार टाइप का, मतलब काफी ज्यादा जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कह सकते हैं। तो वो टाइफस इनको हो गया था। तो अपनी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक के कुछ ही कि उनकी डेथ के कुछ ही दिन के बाद जो एनी फ्रैंक थी, इनकी भी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये टाइफस से सफर कर रही थी। इनको ये प्रॉब्लम, ये बीमारी हो गई थी। और कहाँ से लगी उनको ये बीमारी? ये लगी थी कंसंट्रेशन कैंप से। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? जैसे आजकल रेफ्यूजी कैंप देखते हैं, या फिर अगर बच्चों आप लोगों ने मूवीज देखी हैं, पुरानी मूवी देखी होगी अगर कोई, जिसमें हमारे इंडिया और पाकिस्तान पहले एक थे, तो जिसमें बंटवारा हुआ था, ऐसी मूवीज में आपने देखा होगा कि बीच में एक कैंप लगा दिया जाता था। ठीक है, बीच में एक ऐसी जगह बना दी जाती थी जहाँ पे दोनों जगह के लोग आ जा सकते थे, एक दूसरे से मिल सकते थे। ठीक है, कि यहाँ से जाएंगे तो इस साइड में जाएंगे, यहाँ से मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या यहाँ से हमें बस मिलेगी पाकिस्तान जाने के लिए, यहीं पे हमें हिंदुस्तान जाने के लिए बस या कोई भी ट्रांसपोर्ट छोड़ेगा। तो इस तरीके से कैंप बना दिए जाते थे। तो सेम यहाँ पे भी कैंप बनाए गए थे, कंसंट्रेशन कैंप बना गए थे, जो ज्यूइश पीपल थे उन लोगों की हेल्प के लिए, उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ ही दिन के बाद जो एनी फ्रैंक थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. बच्चों, ये नॉवेल भी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, जो हमें लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। बट जब से सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ तो ये नॉवेल हमारे सिलेबस से हट गई है। बट ये जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल थी, ये एनी फ्रैंक की ही डायरी थी। और उन्हीं की, उन्होंने जो उस समय पे 2 साल जब ये छिपे हुए थे, उस समय पे उन्होंने ये जो कहानी, अपनी लाइफ का इंसिडेंट, ये बहुत सारी बातें लिखी थी, वो सब इसी डायरी के अंदर उन्होंने लिखी थी। तो वो कहते हैं कि उस समय पे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और उसमें ये लोग छिप गए थे, तो इनकी सारी फैमिली खत्म हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ इकलौते एनी फ्रैंक के पापा यानी कि ऑटो फ्रैंक थे, वो ओनली सर्वाइवर थे। वो इकलौते ऐसे बंदे थे जो कि जिंदा बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो चुकी थी। और वो ये जानते थे कि उन 2 सालों में उनकी बेटी एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी है, और वो जैसे ही बचे और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो उस बिल्डिंग में गए, वहां जाकर के उन्होंने अपनी बेटी की उस डायरी को ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आखिरी चीज है जो उनकी बेटी के रूप में, उन बेटी की आखिरी निशानी के रूप में उनके पास है। और वो वहां जाते हैं, उस डायरी को पढ़ते हैं, और उस डायरी को सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, बल्कि उस डायरी को पब्लिश भी करवाते हैं, इंग्लिश इंग्लिश में पब्लिश करवाते हैं, और उसका नाम रखते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो ये जो एने फ्रैंक को डायरी जो दी थी, उनके 13th बर्थडे पे दी गई थी, एज अ बर्थडे गिफ्ट दी गई थी, और जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स को मेंशन किया। क्रॉनिकल मीन्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको समझ सकते हैं सीरियल वाइज, मतलब एक के बाद एक, जैसे हमारी कहानी पे हम लिखते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल हम 2005 में पैदा हुए, फिर 2006 में हमारा पहला बर्थडे मनाया गया, 2007 में हम लोग पहली बार अपनी फैमिली के साथ घूमने गए। मतलब हमें तो याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमें फैमिली बताती है, 1-2 साल की बातें तो हमें याद नहीं होती।
फोटोज वगैरह आजकल के होते हैं कि जो हमें प्रूफ के तौर पे मिल सकते हैं कि पुरानी किस्से जो हम याद कर सकें। तो एनी फ्रैंक ने भी अपनी लाइफ जब से उनकी स्टार्ट हुई थी 12 जून 1942 से, तब से उनकी फाइनल एंट्री जो थी यानी लास्ट डेट जो थी वो थी 1 अगस्त 1944 डायरी में। यानी उनकी जो डेथ हुई थी वो 1944 के बाद कुछ ही टाइम बाद हो चुकी थी। यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी मार्च 1945 पड़ा था हमने डेथ में। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. तो क्योंकि उनके पापा ने ये जो लैंग्वेज थी इंग्लिश में पब्लिश करवाई थी, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो डच लैंग्वेज थी, क्योंकि उस समय जर्मनी में डच बोली जा रही थी। तो उस समय उनकी जो लैंग्वेज थी, ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो डच लैंग्वेज में उन्होंने अपनी ये डायरी को लिखा हुआ था। लेकिन उनके पापा ने इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया और साथ ही साथ उसके बाद उनकी जो डायरी थी उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया, ताकि अलग अलग जगहों के लोग भी उसको पढ़ सके और वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनी। इट वॉज द मोस्ट वाइडली रेड बुक। उसको लोगों ने बहुत पढ़ा, लोगों ने बहुत ज्यादा उससे इंस्पिरेशन ली। उस डायरी को कह सकते हैं या उस स्टोरी को, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नॉवल को अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश किया गया, जिससे कि अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो है वो उसको पढ़ सकें। आगे पढ़ते हैं। There have always been several films, television, theatrical productions and even an opera based on the diary. डायरी के ऊपर कई सारी चीजें, डायरी को पढ़ के उनकी लाइफ के बारे में जान के कई सारी चीजें की गई, कुछ फिल्म्स बनाई गई, टेलीविजन पे नाटक बनाए गए, सीरियल्स बनाए गए, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ रामायण की या गीता की या फिर महाभारत की किताबें देखी हैं, रियल में तो हमने किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उन स्टोरीज को पढ़ने के बाद लोग इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको हमारे सामने लाइव प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे रामलीला होती है तो वो क्या हो गया, वो एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन हो गया, मतलब थिएटर की तरह हो गया कि थिएटर पे खड़े होकर लाइव परफॉर्मेंस करना। ठीक है, कुछ फिल्म जो बनी है महाभारत पे या रामायण पे, टेलीविजन पे सीरियल भी आते हैं। ठीक है, इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ओपेरा क्या होता है, एक तरीके का म्यूजिक होता है। तो कई सारे, जैसे हम महाभारत में अब ये जो गाने होते हैं जो हम सुनते हैं भजन वगैरह, ये उसमें बुक्स में तो नहीं लिखे हैं ना, हमारे महाभारत में या रामायण वाली बुक में, ये अपनी तरफ से लोगों ने कंपोज किए हैं। तो उसी तरीके से एक ओपेरा भी उनकी डायरी पे बेस्ड कंपोज किया गया था। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. उस समय पे जो ज्यूइश लोगों को इतना मतलब टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चल रहा था, तो उस समय की सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी बन गई एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लिखने के बाद। और उनकी जो डायरी थी वो सिर्फ उनके मन की फीलिंग्स, उनकी मैच्योरिटी को नहीं बताती थी, बल्कि उनकी लाइफ कैसी रही थी जब वो नाजीज के अंडर मतलब नाजीज का रूल, नाजीज का साम्राज्य चल रहा था, राज्य चल रहा था उस समय पे, तो कैसे उनकी लाइफ बीती, उनकी लाइफ के बारे में सारी बातें इवन, और कैसे करके उन्होंने उस चीज को हैंडल किया, सारी चीजें उन्होंने उस समय की अपनी डायरी में लिखी थी। और इसीलिए एनी फ्रैंक की जो बुक थी वो मोस्ट वाइडली रेड बुक थी, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगा उनकी कहानी पढ़ के, उनकी लाइफ हिस्ट्री को जान के, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि किस तरीके से हमें अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो वो सारी चीजें उनको लोगों को डायरी से सीखने के लिए मिली, और एनी फ्रैंक इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट रिनोन्ड पर्सन बन गई उस होलोकॉस्ट विक्टिम की। ठीक है, तो ये तो हमारा था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा किस्सा एनी फ्रैंक की डायरी का हमको सुनाया गया है, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा था जो कि हमें इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।